हेलो बच्चा लोग, तो कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग एकदम अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, तो जैसे कि आप सभी को पता है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं की गणित विषय, और उसमें हमने एनसीईआरटी का सॉल्यूशन का सीरीज स्टार्ट किया है। तो जिसमें हमने अभी तक अध्याय 1.1 डिस्कस कर लिया, एकदम एक एक क्वेश्चन में डिस्कस किया था और बहुत अच्छे ढंग से डिस्कस किया था। ठीक है, तो अगर आपने नहीं देखा होगा तो जरूर जाके जरूर देखिए और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास में स्टार्ट करने वाले हैं प्रश्नवाली 1.2 एक्सरसाइज 1.2 1.2। इसमें क्या है देखो, इसमें भी मैं बताता हूँ, सिंपल सा फंडा है। 9th क्लास में क्या था, 9th क्लास में हमने जो भी चीजें पढ़ा जैसे परिमेय अपरिमेय संख्या, तो वहां पे मैंने बस सीख लिया था कि हाँ जो संख्या परिमेय नहीं होती वो संख्या अपरिमेय होती है ना। अब यहाँ पे हम वही प्रूफ करके दिखाएंगे कि क्यों कोई अपरिमेय संख्या अपरिमेय संख्या कहलाती है। जैसे कि क्वेश्चन ही क्या बोला गया, पहला क्वेश्चन ही आप देख लो। क्वेश्चन ही क्या बोला गया आपके पास कि सिद्ध कीजिए कि √5 जो है एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, जबकि हमें पता है कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि जो परिमेय नहीं होती क्या कहलाती है, अपरिमेय, है ना। लेकिन अभी यहाँ पे हमें इसको प्रूफ करना है, जांचना है कि क्या है, बताना है कि क्या है √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, चलिए तो इसको प्रूफ करने से पहले सबको पता होगा एक प्रमेय होता है 1.3 बोलते हैं। 1.3 क्यों बोलते हैं कि हमने जो चैप्टर पढ़ा है, पहला चैप्टर अध्याय पहला, उसमें 1.3 नंबर पे आता है वो प्रमेय थ्योरम, इसलिए बोल देते हैं प्रमेय 1.3। अब वो होता क्या है पहले वो सीख लेते हैं, और वो क्यों सीख रहे हैं, ताकि हमारे पास कोई भी अगर जो अपरिमेय संख्या उसको प्रूफ करना हो, साबित करना हो क्यों ये अपरिमेय संख्या है, तो वो काम आता है प्रमेय 1.3। ठीक है, तो पहले हम वो सीख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, कि प्रमेय 1.3 क्या कहलाता है ना। चलो, प्रमेय 1.3 थ्योरम नंबर 1.3। अब ये होता क्या है ये सबसे पहले समझते हैं, है ना। बहुत ही अच्छे ढंग से समझते हैं। देखो, कभी भी आपको एग्जाम में ये नहीं पूछेगा कि प्रमेय 1.3 आप डिफाइन कीजिए, परिभाषित कीजिए। हमेशा क्या पूछेगा, हमेशा आपको ये बोलेगा कि √3 √5 √7 अपरिमेय संख्या साबित कीजिए। ठीक है, तो उसको साबित करने के लिए आपको इसका यूज करना पड़ेगा, है ना। उसको साबित करने के लिए क्या यूज करना पड़ेगा, इसका यूज करना पड़ेगा। तो इसका क्या उपयोग होता है उसको साबित करने के लिए, ये हमें यहाँ पे सीखना है ना। चलिए देखिए, बोलता क्या है प्रमेय 1.3, बोलता क्या है, ये बोलता है ना कि कोई भी संख्या, जैसे कि मान लीजिए कोई संख्या ले लेते हैं हम a², कोई संख्या हमने ले लिया क्या a², किसी अभाज्य संख्या, मान लीजिए क्या है p, क्या है एक अभाज्य संख्या है, एक अभाज्य संख्या से विभाजित है, p से विभाजित है। क्या बोल दिया मैंने, विभाजित है। और p क्या है, p क्या है, p यहां पे अभाज्य संख्या, ध्यान दीजिए p क्या है, अभाज्य संख्या। मैं लिख भी देता हूं, जहां p क्या है, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या है। यानी कोई संख्या, मान लो कि a² p कुछ भी हो सकता है, वहां पे कोई से, यहां पे अभी मैं इसको जनरलाइज करके भी लिखूंगा कि कोई संख्या किसी अभाज्य संख्या से विभाजित हो तो क्या होगा, तो सर उसी संख्या का वर्गमूल, इसी संख्या का स्क्वायर रूट, वर्गमूल भी उसी अभाज्य संख्या से विभाजित होगी। तो इस संख्या का वर्गमूल कहने का मतलब ऐसे, √a² किसके बराबर हो जाएगा सर, a के बराबर। a भी किससे विभाजित हो जाएगी सर, p से। और p क्या है, वही अभाज्य संख्या है, p से विभाजित होगी। अब आपके मन में 2-3 प्रश्न आएगा कि इसको हम यहां पे क्यों पढ़ रहे हैं। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये a² p से विभाजित होगी, इसको हम और कैसे लिख सकते थे, इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे, इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे कि a² बट्टा p। a² बट्टा p क्या बता रहा है कि a² किससे विभाजित है, p से विभाजित है ना। a² किससे विभाजित है, p से। मतलब कोई संख्या किससे विभाजित है, एक अभाज्य संख्या से। तो इसी संख्या का वर्गमूल भी किससे विभाजित है, इसी संख्या के वर्गमूल भी उसी अभाज्य संख्या से विभाजित है। यानी इसी संख्या का वर्गमूल, इसी संख्या का क्या, देखो यही जो संख्या है इसका वर्गमूल क्या है, इसका वर्गमूल। तो a² का वर्गमूल क्या हो जाता है सर, a, ये भी किससे विभाजित हो जाएगी, p से। याद रहेगा, यानी विभाजित करना मतलब कि उसमें हम भाग देते उससे कट जाएगा। क्लियर है, यानी हमने इसको इस फॉर्म में लिखा, क्यों, क्योंकि अभी जब हम प्रूफ करने वाले हैं उस प्रूफ में हमें कहीं ना कहीं a² बटा p, b² बटा p, c² बटा p ऐसे आने वाला है, इसलिए मैंने उस फॉर्म में लिखा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा और जनरलाइज कर लेते हैं, है ना, इसको थोड़ा सा और जनरलाइज कर लेते हैं। प्रमेय
इसको थोड़ा सा और जनरलाइज करते हैं कि प्रमेय 1.3 क्या कहता है कि कोई संख्या, मान लीजिए एक संख्या ले लेते हैं यहाँ पे, कोई भी संख्या किसी अभाज्य संख्या से, किसी अभाज्य संख्या से विभाजित है। अभाज्य संख्या से क्या है? विभाजित है। अभाज्य संख्या से क्या है? विभाजित है। कोई भी संख्या किसी अभाज्य संख्या से विभाजित है तो इसी संख्या का वर्गमूल भी उसी अभाज्य संख्या से विभाजित होगी। तो इसी संख्या का क्या? वर्गमूल, स्क्वायर रूट, वर्गमूल, है ना, यानी वर्गमूल क्या हो जाएगा ऐसे, इसी संख्या का वर्गमूल भी इसी अभाज्य संख्या से विभाजित होगी। जिस अभाज्य संख्या से हमने इसके उस संख्या को विभाजित किया था ना, अभाज्य संख्या से विभाजित होगी। अभाज्य संख्या से विभाजित होगी। लिख दिए, विभाजित होगी। इसका मतलब ये हुआ कि एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं कि मान लीजिए आपके पास 3 का स्क्वायर, या 3 की जगह आप ऐसे बोल दो, क्या लिख देते, चलो मान लीजिए आपके पास p के स्क्वायर किसी अभाज्य संख्या, जैसे 2 क्या हमारा अभाज्य संख्या है, 2 से विभाजित है ना, p स्क्वायर अगर 2 से विभाजित है तो इसका वर्गमूल क्या होगा सर? p, इसका वर्गमूल p, ये भी किससे विभाजित हो जाएगा सर? 2 से। क्लियर है? दूसरी भाषा में अगर मैं बोलूं कोई हमारे पास संख्या है q, है ना, ये किससे विभाजित है? 3 से, और 3 क्या है सर? हमारा अभाज्य संख्या है। तो इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा सर? रूट ओवर क्यू स्क्वायर क्या हो जाएगा? ये क्यू स्क्वायर क्या होगा? q, ये भी किससे विभाजित होगा सर? 3 से। यानी कुल मिला के हम यहाँ पे ये कह देंगे कि अगर हमें कहीं बोला गया, मान लीजिए r जो है, r स्क्वायर जो है, मान लीजिए 5 से विभाजित है। किससे विभाजित है? 5 से विभाजित है, मतलब 5 से कट रहा है, 5 से कट रहा है। इसका मतलब इसका वर्गमूल मतलब r स्क्वायर मतलब r भी किससे विभाजित हो जाएगा सर? 5 से विभाजित होगा, 5 से विभाजित होगा। कोई डाउट? उम्मीद करते हैं यहां तक एकदम क्लियर समझ में आ गया होगा। और इसमें मैं इतना फोकस क्यों करता हूं, क्योंकि ये समझ में आ गया तो आपको वो एकदम आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, यानी प्रमेय 1.3 क्या कहता है कि कोई भी संख्या किसी भी अभाज्य संख्या से विभाजित है तो उस संख्या का वर्गमूल भी उसी अभाज्य संख्या से विभाजित होगी। जैसे कि ये r स्क्वायर, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो। अगर मैं कोई और संख्या ले लूं, मान लो मैं बोलूं a स्क्वायर जो है, अगर मैं बोलूं a स्क्वायर जो है 7 से विभाजित है। 7 क्या है हमारा? अभाज्य संख्या होनी चाहिए, है ना। तो इसका वर्गमूल, तो a स्क्वायर का वर्गमूल a हो जाएगा। a भी किससे विभाजित हो जाएगी सर? 7 से। क्लियर है ना? उम्मीद करते हैं यहां तक समझ में आ गया। अगर यहां तक समझ में आ गया तो अभी मैं जो आपको बताने जा रहा हूं, है ना, √5 एक अपरिमेय संख्या, इसको आप आसानी से समझ जाओगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट किया जाए। देखो, कभी भी अगर आपको किसी भी अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या प्रूफ करने के लिए बोला जाए, साबित करने के लिए बोला जाए, सबसे पहले आप उसका उल्टा माना करो। अपरिमेय बोला है तो उसको परिमेय मान लो, है ना। क्या माना करो? सबसे उल्टा, उसका हमेशा उल्टा माना करो। क्या बोला है ये सर? अपरिमेय संख्या प्रूफ करना है तो सबसे पहले इसका उल्टा मानो, कि क्या माना है सर? उल्टा माना कि √5 क्या है? एक परिमेय संख्या। जब भी पूछे अपरिमेय संख्या तो उसका उल्टा मानना है। क्या मानना है? अपरिमेय है तो उसका उल्टा मानो परिमेय संख्या है। और जैसे ही पता चला सर आपको कि यह परिमेय संख्या, और सबको याद रहता है सर परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिसे p/q के रूप में हम लिख सके, है ना। सबसे पहला प्रश्न आपके मन में यही आ जाता है, जैसे आपको दिखता है कि सर ये बोल दिया क्या, ये जैसे ही बोल दिया क्या परिमेय संख्या, यानी ये लिखा है सर p/q के रूप में। और जहां p और q क्या होता है सर? जहां p और q सहअभाज्य संख्या होती है। p और q क्या होती है? सहअभाज्य संख्या। अब यहां पे एक नया टर्म आ गया आपके पास, सहअभाज्य संख्या, है ना। चलो इसको मैं सिखा देता हूं। यहां पे जहां पे p और q क्या है सर? सहअभाज्य संख्या है। p और q क्या है सर? सहअभाज्य। देखो, सहअभाज्य का मतलब होता है जिसका अभाज्य, जिसका बोल सकते हैं HCF बोल दो, जिसका HCF 1 हो, या दूसरी भाषा में ये समझ लो ना, जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड ना एक आए। उभयनिष्ठ गुणनखंड एक आने का मतलब समझ रहे ना। जैसे कि हमने कल की क्लास में जो मतलब पिछले हमने जो प्रश्नावली 1.1 किया था, वहां पे हमने HCF निकाला था। उस HCF में जब भी 1 आ रहा था, 1 आने का मतलब ये हुआ कि उसमें सिर्फ उन अभाज्य गुणनखंड में सिर्फ कॉमन क्या आ रहा था? 1 आ रहा था। यानी जिन संख्याओं का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 आता है, या जिन संख्याओं का HCF 1 आता है, उसी को कहते हैं हम क्या? सहअभाज्य
संख्या। यानी यहाँ पे जो p बाई क्यू के रूप में यानी कैसी संख्या है, स्वाभाविक संख्या जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। ठीक है, चलिए तो यानी हमारे पास मिल गया सर √5 किसके बराबर है, p बाई क्यू के बराबर। कैसे p बाई क्यू है, क्योंकि सर बोला गया है क्वेश्चन में कि परिमेय संख्या है, इसलिए मैंने p बाई क्यू के रूप में लिखा है ना। चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं। तो अगला बहुत आसान है सर, जैसे ही पता चला सर ये p बाई क्यू के रूप में है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है सर 1 है ना। चलो अब क्या करो सर, दोनों तरफ वर्क कर देते हैं। क्या करते हैं सर, दोनों तरफ वर्क कर देते हैं ना। और वर्क हमने क्यों किया, क्योंकि हम चाहते हैं कि सर ये रूट से बाहर आ जाए है ना। तो दोनों तरफ वर्ग करने पर, चलो वर्क करते दोनों तरफ। तो यहां से आ गया सर, देखो हमारे पास √5 का 2 होल स्क्वायर, यहां से हो गया p का 2 होल स्क्वायर बटा q का 2 होल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि हमने वर्क किया। चलो एक स्टेप और बढ़ा लो, चलो p बाई q का होल स्क्वायर कर लो, है ना। तो यहां से सर √5 का 2 होल स्क्वायर मतलब 5 आ जाएगा। चलो कैसे आया देख लो, यहाँ पे देख लो, देखो √5 का 2 होल स्क्वायर कैसे 5 आया, देखो यहाँ पे देख लो आप, यहाँ लिखो सर √5 गुने √5 और ये आ जाएगा सर हमारे पास रूट का 25 और √25 का मान कितना होता है सर 5 होता है। √25 का मान कितना होता है सर 5, देखो यहाँ 5 आ गया। फिर इसको क्या लिखोगे सर आप, p² बाई q²। कोई डाउट। अब यहाँ पे क्या करो सर, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो। क्या करो सर आप यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो, है ना। तो ये आ जाएगा देखो हमारे पास p², या ऐसे कर लो q² को यहाँ ला दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, देखो मैंने क्या किया क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तिरछा तिरछी गुना किया, है ना। तो q² यहाँ आ गया और p² बट्टा यहाँ पे क्या गया 5 आ गया। क्लियर है। तो हमने q² यहाँ ला दिया, 5 को यहाँ ला दिया। ठीक है, यहां तक तो कोई किसी बच्चा को यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, यहां तक एकदम अच्छे से क्लियर समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहां तक एकदम अच्छे से क्लियर समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये p² बाई 5 है। उम्मीद करते हैं यहां तक एकदम अच्छे से क्लियर है। अगर आपको ये समझ में आ गया ना, तो यहीं पे आता है अपना प्रमेय 1.3। क्या कहता है प्रमेय 1.3, कि कोई संख्या किसी अभाज्य संख्या से अगर विभाजित है तो उस संख्या का वर्गमूल भी उसी अभाज्य संख्या से विभाजित होगी। तो आपको ध्यान देना है यहाँ पे कि सर देखो ये p² बटा 5 लिखा है। क्या लिखा है सर यहाँ पे सर लिखा है हमारे पास p² बाई 5। और यहां से जैसे ही पता चला सर p² बाई 5 यानी यह एक संख्या है और नीचे वाला 5 क्या अभाज्य संख्या है, इस अभाज्य संख्या से विभाजित है। तो हम क्या बोलेंगे डायरेक्ट प्रमेय 1.3 से, प्रमेय 1.3 से। क्या यहाँ पे बार बार हम प्रूफ करने जाएंगे, नहीं, हम डायरेक्ट बोल देंगे प्रमेय 1.3 से। क्या बोल देंगे डायरेक्ट प्रमेय 1.3 से कि p किससे विभाजित हो जाएगी, p 5 से विभाजित होगी। कोई डाउट। उम्मीद करते हैं यहां तक एकदम अच्छे से क्लियर समझ में आ गया होगा। देखो मैं एक एक छोटा छोटा स्टेप क्यों बताते चल रहा हूं, क्योंकि देखो मैंने भी जब पढ़ा था आपको जो जो प्रॉब्लम फेस हो रहा था, मैं चाहता हूं कि आपको प्रॉब्लम फेस नहीं होनी चाहिए, है ना, एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, जैसे प्रमेय 1.3 क्या कहता है कि कोई भी संख्या, जैसे एक संख्या थी एक अभाज्य संख्या से विभाजित होगी, तो इस संख्या का वर्गमूल, तो देखो p² का वर्गमूल क्या होता है सर p, ये भी किससे विभाजित हो जाएगी, ये भी 5 से विभाजित हो जाएगी। तो वही मैंने लिख दिया नीचे कि p² का वर्गमूल क्या है, p 5 से विभाजित है ना। अब देखो यहां पे ही आपको समझना है, यहीं पे बहुत बच्चे मार खाते हैं। क्या मार खाते हैं, ध्यान दीजिए। अब इनके बाद हमने कुछ यहाँ पे इसको p का मान कुछ पुट करेंगे, अब वही बच्चे सोचने लगते हैं कि सर p का मान आपने ये क्यों पुट किया। ध्यान दीजिए, अब देखिए क्या बोला है, बोला गया है कि p किससे विभाजित है सर 5 से। 5 से विभाजित करने का मतलब क्या है कि 5 के पहाड़ा में जो भी आएगा उसी में से कोई ना कोई p होगा। यानी अगर मान लो कि p का मान अगर 5 होगा तभी तो 5 से विभाजित होगा, है ना। अगर मान लो p का मान 10 होगा तभी तो ये 5 से विभाजित होगा। अगर मान लो कि p का मान जो है 15 होगा तभी तो ये 5 से विभाजित होगा, है ना। p का मान किसके मल्टीपल में होना चाहिए, किसके गुणज में होना चाहिए, या किसके भाग में आना चाहिए, तो सर वो 5 के भाग में आना चाहिए। अगर वो 5 के भाग में आएगा तभी वो 5 से विभाजित होगा। इसका मतलब यहीं पे जो हम मानते हैं ना, यहीं पे अधिकतर बच्चे गलती करते हैं, वो ध्यान देंगे। क्यों हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं, माना कि यहाँ पे क्या मान लेते हैं कि p बराबर कुछ भी अपने से 5 के गुणज मान लो, p बराबर मान लो 5k मान लो, 5m मान लो, कुछ भी मान सकते हो, है ना। अब ये 5k क्यों मान रहे हैं, 5 यही समझना 5k क्यों मान रहे हैं, क्योंकि सर अगर हम p का मान 5 के पहाड़ा में के रखें तो 5 हो जाए, 10 हो जाए, 15 हो जाए, 20 हो जाए, 25 हो जाए, है ना। यानी 5 के पहाड़ा में होगा तभी वो 5 से कटेगा। अब 5 के पहाड़ा में कैसे आएगा, अगर देखो k का मान 1 रखेंगे तो 5 आएगा, k का मान 2 रखेंगे तो क्या आएगा 10 आएगा, k का मान 3 रखेंगे तो क्या आएगा
15 रहेगा, के का मान 5 रखेंगे, क्या आएगा 5 आएगा, 25 आएगा। इसी तरह आएगा, यानी हमने इसको डायरेक्ट क्या लिख रहा शॉर्ट फॉर्म में p बराबर 5 किया, जहां के क्या हो जाएगा, जहां के वास्तविक, एक मान लीजिए वास्तविक संख्या प्राकृतिक संख्या, जहां के एक वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या, कोई डाउट नहीं। ये सबसे इंपॉर्टेंट था और यही बहुत बच्चा गलती करता है और यही नहीं समझ में आता उनको कि सर क्यों आपने 5 के ही लिखा, है ना। अब आपके मन में 2-3 प्रश्न आएगा, सर अगर यहां पे कहीं से ये लिखा रहता पी स्क्वायर बटा 7, तो हम पी को क्या मानते 7 के, बहुत बढ़िया, क्योंकि सर 7 का मल्टीपल 7 का गुना होना चाहिए। अगर कहीं हमारे पास रहता पी स्क्वायर बाई सर क्या 3, तब क्या मानते सर पी को, आप मानते पी को 3 के, क्यों, क्योंकि सर अगर ये 3 के मल्टीपल 3 के गुणज में होगा, 3 के पहाड़ा में आएगा, तभी वो पी 3 से कटेगा, अगर नहीं आएगा तो नहीं कटेगा, है ना। यानी देखो यहाँ पर 5 था, पी स्क्वायर 5 पी किससे भी होते 5 से, तो पी अगर 5 के पहाड़ा में आएगा तभी वो किससे कटेगा, 5 से कटेगा, अगर नहीं आएगा 5 के पहाड़ा में तो किससे कटेगा, नहीं कटेगा। चलो उम्मीद करते हैं देखो आपसे ये भी सवाल क्लियर हो गया, √7 √3 थोड़ा आइडिया लग रहा होगा, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो यहां तक क्लियर है, p बराबर 5 के, यहां तक एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं आगे, हमने इसे क्यों लिखा है ना। चलो अब क्या करते हैं, इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 2, है ना, और इसके पहले वाला जो था इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, है ना। ध्यान दीजिएगा, अगर ध्यान दीजिएगा अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहां पे क्यू स्क्वायर बराबर दिया गया था पी स्क्वायर बट्टा 5, हमने देखो अभी देख लिया कि p का मान क्या आ गया हमारे पास 5 के, तो वहां पुट कर सकते हैं। यानी हम क्या करते हैं कि सर समीकरण 2 को समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, और समीकरण 1 क्या था, तो सर समीकरण 1 आपके सामने देखो क्या है सर, क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बट्टा 5, क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बट्टा 5, तो यहां रख दो सर क्यू स्क्वायर बराबर पी का मान क्या रखा है सर 5 के, तो 5 के का द होल स्क्वायर बट्टा 5। सॉल्व कर लेते हैं इसको, सॉल्व करो, तो यहां से सर क्यू स्क्वायर बराबर 5 का ही हो गया 25 के स्क्वायर बट्टा 5, यहां से सर कट जाएगा, कटा दो सर 5 25, तो ये आ जाएगा सर, यहां सॉल्व कर लेते हैं, ये आएगा देखो हमारे पास क्यू स्क्वायर बराबर 5 के स्क्वायर, और यहां से आ जाएगा सर हमारे पास, देखो ये गुना में लिखा है 5 के मतलब गुना में लिखा है, यानी हम गुना में तो इधर लगा भाग लिख सकते हैं, ऑफ कोर्स लिख सकते हैं, यानी ये हो गया सर क्यू स्क्वायर बट्टा 5, किसके बराबर हो गया सर के स्क्वायर बराबर। चलो इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब आपके मन में थोड़ा सा और चमका हुआ, क्या चमका कि सर अभी अभी आपने ये बताया कि कोई संख्या किसी अभाज्य संख्या से विभाजित होती है तो उस संख्या का वर्गमूल भी, उस संख्या के स्क्वायर रूट भी उसी अभाज्य संख्या से विभाजित होती है। इसका मतलब सर यहां पे दिख गया आपको क्यू स्क्वायर किस अभाज्य संख्या से विभाजित है सर 5 से, क्यू स्क्वायर किस अभाज्य संख्या से विभाजित है सर, देखो क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है ना, इसका मतलब यही हुआ ना 5 से विभाजित है, यानी क्यू स्क्वायर, इसका मतलब जैसे यहां लिखा है ना क्यू स्क्वायर बट्टा 5, तो यानी क्या बोल सकते हैं यहां से हम ये बोलेंगे क्यू स्क्वायर किससे विभाजित है, क्यू स्क्वायर विभाजित है 5 से। इसका मतलब ये हुआ कि सर इसका जो वर्गमूल होगा क्यू भी किससे विभाजित हो जाएगा 5 से, 5 से विभाजित होगा, 5 से विभाजित होगा, है ना। किस प्रमेय से, तो बोलेंगे सर प्रमेय 1.3 के अनुसार, 1.3 के अनुसार। चलो यहां तक एकदम अच्छे से क्लियर समझ में आ गया, तो बता दो पहले हमने क्या किया, एक बार मैं दिखा देता हूं आपको मैंने क्या क्या चीज अभी कर लिया। देखो हमने पहले किया कि जो भी √5 था उसको हमने क्या मान लिया, सबसे पहले परिमेय संख्या, परिमेय संख्या होती है यानी इसको क्या लिखेंगे सर p बटा q के रूप में लिख दिया, दोनों तरफ वर्क कर दिया, जिसे वर्क किया तो पहले मिल गया सर p स्क्वायर बटा 5, जैसे दिखा हमें सर p स्क्वायर बटा 5 तो हमें क्या दिखने लगा प्रमेय 1.3। प्रमेय 1.3 क्या कहता है, कोई संख्या किसी अभाज्य संख्या से विभाजित होगी तो उस संख्या का वर्गमूल भी उससे अभाज्य संख्या से विभाजित होगी। तो देखो यह संख्या 5 से विभाजित होगी तो इसका वर्गमूल भी किससे विभाजित होगी 5 से, यानी p भी किससे विभाजित होगी 5 से, और p को हमने क्या मान लिया 5 का गुणज, क्यों माना
क्योंकि हमें उसको यहाँ पे पुट करना था समीकरण नंबर 1 पे, क्योंकि देखो P तो दिखा दिए कि P 5 से विभाजित है, अब हम ये भी दिखाना चाहते हैं कि Q भी किससे विभाजित है, 5 से। देखो उसको हमने यहाँ दिखा दिया कि Q भी किससे विभाजित है, 5 से। यानी कुल मिला के हमें दो चीजें दिख गया, कुल मिला के यहाँ पे हमें दो चीजें दिखा। यहाँ पे Q स्क्वायर किससे विभाजित है, Q 5 से, और इधर क्या दिख गया था सर, P किससे विभाजित है, 5 से, 5 से विभाजित है ना। हमें दिख गया था पहले P किससे विभाजित है, 5 से। इसका मतलब हमारे पास जो √5 बराबर P बाई Q लिखा था, वहां पे P और Q दोनों के दोनों किससे विभाजित होंगे। अगर हम इनको ले लें, जैसे कि हमने जो अपना ये समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर, हाँ कहाँ गया, ये समीकरण नंबर जो 2 है और समीकरण नंबर जो 3, इससे हमने क्या देखा कि P और Q दोनों किससे विभाजित हैं, दोनों 5 से विभाजित हैं, 5 से विभाजित हैं। इसका मतलब क्या हुआ, अगर एग्जांपल के लिए आपसे मैं दो चीजें पूछता हूं, बताइए, इसके बाद जो हम अगला स्टेप लिखेंगे उसको समझने के लिए देखना होगा। अगर मैं बोलूं कि 10 जो है 5 से विभाजित है, और मैं बोलूं 15 भी क्या है, 5 से विभाजित है ना, 15 भी क्या है, 5 से विभाजित है। इसका मतलब अगर हम आपसे ये पूछे, क्वेश्चन करें कि आप बताइए कि 10 और 15 का जो HCF होगा वो क्या होगा, तो सबसे पहले आपके मन में ये आएगा सर एक HCF तो दिखेगा 5, क्यों, क्योंकि सर इसका जो गुणनखंड हम निकालेंगे, इसका जो गुणनखंड निकालेंगे उससे 5 तो जोड़ आएगा, यानी एक उभयनिष्ठ गुणनखंड तो इसका 5 होगा, किसका, 10 और 15 का। इसके अलावा भी हो सकता है, लेकिन उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या आएगा, एक तो 5 आएगा कन्फर्म है। ठीक वही लॉजिक हम यहां लगा रहे हैं कि सर P भी किससे विभाजित है, 5 से, Q भी किससे विभाजित है सर, 5 से। इसका मतलब इसका एक उभयनिष्ठ गुणनखंड तो 5 आएगा। ये तो यहां से क्लियर समझ में आ गया, क्योंकि ये क्वेश्चन अगर आप समझ में, तो ये समझ में आ गया, यानी इसका मतलब एक उभयनिष्ठ गुणनखंड तो क्या है, इसलिए लिख देते हैं P और Q, अतः या इसलिए या अतः बोल दो, अतः P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, बता दो जल्दी जल्दी बताओ, उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 होगा। और जैसे ही सर यहां दिखा उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 होगा, तो क्या ये कभी कोप्राइम नंबर सहअभाज्य संख्या होगी, सर कभी भी सहअभाज्य संख्या नहीं होगी। क्यों सर, सहअभाज्य संख्या के लिए उसका उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, लेकिन सर यहाँ पे तो हमारा उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना मिल गया, 5 मिल गया, अतः यह सहअभाज्य संख्या नहीं होंगी। तो इसको भी लिखते हैं, इसलिए या अतः यह सहअभाज्य संख्या, दिस इज नॉट ए कोप्राइम नंबर, सहअभाज्य संख्या नहीं होंगी, सहअभाज्य संख्या नहीं होंगी। कौन, P और Q। लेकिन 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 सर हमने शुरू में क्या माना है कि P और Q क्या हो रही है, सहअभाज्य। क्या यहाँ पे सहअभाज्य संख्या आई सर, देखो यहाँ पे क्या सहअभाज्य संख्या आई, नहीं आई। इसका मतलब हमने जो माना है, क्या माना है, गलत माना है, यानी हमने सर जो माना है उसका विरोध हो रहा है, यानी क्या बोलेंगे सर, विरोधाभास हो रहा है। क्या हो रहा है सर, विरोध हो रहा है, हमारे मानने का क्या हो रहा है, विरोध हो रहा है, गलती हो रहा है ना, यानी विरोधाभास हो रहा है, विरोधाभास हो रहा है। क्या विरोधाभास हो रहा है कि सर P और Q सहअभाज्य संख्या नहीं है। क्या हो रहा है सर कि P और Q सहअभाज्य संख्या नहीं है, यानी सहअभाज्य संख्या नहीं है, यानी √5 एक अपरिमेय संख्या नहीं, क्या है, एक परिमेय संख्या नहीं, परिमेय संख्या नहीं, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। उम्मीद करते हैं इस प्रकार से हमें साबित करना होता है, इस प्रकार से हमें साबित करना होता है ना। उम्मीद करते हैं आपको यह √5 कैसे अपरिमेय संख्या साबित करते हैं ऐसे कोई नहीं समझाया होगा। ठीक है, अभी के बाद आप
कभी भी इस प्रकार का अगर लॉजिक मतलब क्लियर रखते हो तो कोई भी पूछे, √5 पूछे, √3 पूछे, √7 पूछे, क्यों ये अपरिमेय संख्या है, तो उसको आप आराम से प्रूफ कर दोगे कि क्यों ये अपरिमेय संख्या है। ठीक है, देखो